Hello everyone. Welcome back to Study with Soumya. I hope you are all doing great and your CS executive preparation is going well. This is part 2 of our copyright law series under ECIPL. In the previous lecture, we discussed the basic of copyright, its objective, meaning of author, and the works in which copyright subsists under section 13. Now it's time to move on to one of the most important and exam oriented provisions of the chapter, that is section 14, which explains the meaning of copyright. In this section, we'll understand what rights are actually given to a copyright owner, what they can legally do with their work, why these rights are so important from both an examination and practical point of view. So, without wasting any time, let's begin with section 14, meaning of copyright. स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन 14 मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। अगर आपने ये सेक्शन समझ लिया तो पूरा कॉपीराइट चैप्टर ऑलमोस्ट हाफ क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में भी ये सेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए इसको सिर्फ रटना नहीं है, लॉजिक समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सोचो आपने एक ओरिजिनल बुक लिखी या कोई सॉन्ग कंपोज किया या एक स्क्रिप्ट लिखी। लॉ बोलता है कि उस वर्क पर आपका कॉपीराइट है, लेकिन क्वेश्चन ये है, कॉपीराइट का मतलब एग्जैक्टली क्या है? क्या सिर्फ नाम लिख देना, क्या सिर्फ ओनर बनना या कुछ और? सेक्शन 14 इसी क्वेश्चन का आंसर देता है। कॉपीराइट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट टू डू और ऑथराइज द डूइंग ऑफ सर्टेन एक्ट्स। इस लाइन को वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ ओनर का राइट। दैट इज़, अगर कॉपीराइट आपके पास है तो नॉर्मली कोई और बिना परमिशन वो काम नहीं कर सकता। सिंपली कॉपीराइट इज़ लाइक अ वीआईपी पास। ये स्पेशल राइट सिर्फ ओनर को मिलते हैं। लेट्स से आपने सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए एक ओरिजिनल बुक लिखी। अब डिसाइड कौन करेगा कि उस बुक की कॉपीज़ कौन प्रिंट करेगा? आप। कौन ऑनलाइन अपलोड करेगा? आप। कौन उसका ट्रांसलेशन करेगा? आप। यही एक्सक्लूसिव राइट है। टू डू मतलब ओनर खुद वो काम कर सकता है, लाइक खुद कॉपीज़ प्रिंट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है। ऑथराइज, ये वर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथराइज का मतलब परमिशन देना। दैट इज़, ओनर खुद काम करे या किसी और को परमिशन दे, दोनों उसके राइट्स हैं। लेट्स से मैं एक बुक की ऑथर हूँ, मैं खुद बुक पब्लिश कर सकती हूँ या किसी पब्लिकेशन कंपनी को परमिशन दे सकती हूँ। दोनों सेक्शन 14 के अंदर आता है। सब्सटैंशियल पार्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क और एनी सब्सटैंशियल पार्ट देयर ऑफ। लॉ सिर्फ पूरी बुक की कॉपीराइट को ही इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानता। अगर किसी वर्क का इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल पार्ट कॉपी कर लिया जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स से कोई 100 पेज की बुक है, आपने सिर्फ 15 पेजेस कॉपी करे, लेकिन वही 15 पेजेस पूरी बुक का मेन कॉन्सेप्ट थे। ये सब्सटैंशियल पार्ट हो सकता है। सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी मैटर करती है। सेक्शन 14 सब सेक्शन ए। अब हम देखते हैं कि लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क्स के कॉपीराइट ओनर को कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। राइट 1, राइट टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब कॉपीज़ बनाना, बुक्स प्रिंट करना, नोट्स फोटोकॉपी करना, पीडीएफ बनाना, लैपटॉप में सेव करना, एक्सेट्रा। ये सब रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। स्पेशली लॉ बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज भी रिप्रोडक्शन है, यानी सिर्फ पेपर पर कॉपी करना ही रिप्रोडक्शन नहीं, डिजिटल कॉपी भी रिप्रोडक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से किसी ने आपकी पेड पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम पर अपलोड कर दी, ये रिप्रोडक्शन भी है और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी हो सकता है। सेकेंड राइट, राइट टू इशू कॉपीज़ टू द पब्लिक। इशू कॉपीज़ का मतलब पब्लिक को कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना या मार्केट में अवेलेबल करवाना। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिशर मार्केट में बुक्स लॉन्च करता है, ये राइट कॉपीराइट ओनर का है। कॉपीज़ ऑलरेडी इन सर्कुलेशन इस क्लॉज में इंक्लूड नहीं होती हैं। दैट इज़, जो कॉपीज़ पहले ही लीगली मार्केट में आ चुकी हैं उनका रीसेल अलग इशू है। राइट टू परफॉर्म और कम्युनिकेट टू द पब्लिक, ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। परफॉर्म इज़ लाइव परफॉर्म करना, फॉर एग्जाम्पल ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म करना, सॉन्ग कॉन्सर्ट में गाना। एंड कम्युनिकेट टू द पब्लिक मतलब पब्लिक तक वर्क पहुंचाना,
like TV broadcast, radio, YouTube, OTT platforms, live streaming, etc. लेट्स से अगर किसी ऑथर की स्टोरी को परमिशन के बिना पब्लिक इवेंट में परफॉर्म किया जाए तो कॉपीराइट इशू अराइज हो सकता है। फोर्थ राइट टू मेक अ फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग। एक वर्क को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना भी ओनर का राइट है। फॉर एग्जाम्पल नॉवल को मूवी में कन्वर्ट करना, बुक को ऑडियो बुक में, स्टोरी को फिल्म में या पोम को साउंड रिकॉर्डिंग में, ये राइट्स ओनर के कंट्रोल में होते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू मेक ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट इज राइट टू मेक अडेप्टेशन। स्टूडेंट्स कंफ्यूज ट्रांसलेशन और अडेप्शन को करते हैं, डिफरेंस समझो। ट्रांसलेशन मतलब लैंग्वेज चेंज, अडेप्टेशन मतलब फॉर्म चेंज। एग्जाम्पल नॉवल को मूवी में, बुक को किसी कार्टून में, स्टोरी को वेब सीरीज में, कॉमिक को एनिमेशन में, ये अडेप्टेशन है। नेक्स्ट इज राइट्स ओवर ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन। अगर ट्रांसलेशन या अडेप्टेशन बन गई तो उसके ऊपर भी ओनर को सिमिलर कॉपीराइट राइट्स मिलते हैं। दैट इज उसकी कॉपीज बनाना, पब्लिक को देना, परफॉर्म करना, सब राइट्स एज इट इज कंटिन्यू रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शन 14 सबसेक्शन बी, कॉपीराइट इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लॉ जनरली लिटरेरी वर्क मानता है, इसलिए उसको लिटरेरी वर्क के सारे राइट्स मिलते हैं, लेकिन एक एडिशनल राइट भी दिया गया है। व्हाट इज एडिशनल राइट? ओनर सॉफ्टवेयर को सेल कर सकता है, कमर्शियल रेंटल पर दे सकता है, सेल ऑफर कर सकता है। ये स्पेशल राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट अपना सॉफ्टवेयर सेल करता है, अडोब अपना सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन पर देता है। ये सेक्शन 14 के राइट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक एक्सेप्शन भी है, अगर कंप्यूटर प्रोग्राम रेंटल का मेन ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो कमर्शियल रेंटल वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। इस पॉइंट को सिर्फ एग्जाम के लिए याद रखना काफ़ी है। अब तक हमने सेक्शन 14 के अंदर लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के राइट समझ लिए। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, कॉपीराइट इन केस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क में क्या क्या आता है? पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्केचेस, स्कल्पचर्स, लोगोज एक्सेट्रा। सेक्शन 14 कहता है कॉपीराइट ओनर को आर्टिस्टिक वर्क के रिस्पेक्ट में एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट राइट टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिंपली ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क की कॉपी बनाना। ये कॉपी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, पेपर पर, कैनवस पर, कंप्यूटर में, मोबाइल में या और किसी मीडियम में। लेट्स से फॉर एग्जांपल सपोज एक आर्टिस्ट ने बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई। अगर कोई इस पेंटिंग की एग्जैक्ट कॉपी बनाकर मार्केट में बेचना शुरू कर दे तो क्या होगा? ये रिप्रोडक्शन है और बिना परमिशन के किया गया है, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। Clause A. Storing of it in any medium by electronic or other means. ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। लॉ सिर्फ फिजिकल कॉपिंग को ही रिप्रोडक्शन नहीं मानता, डिजिटल स्टोरेज भी रिप्रोडक्शन माना जाता है। लाइक पेंटिंग का फ़ोटो मोबाइल में सेव करना, लैपटॉप में स्कैन करके सेव करना, क्लाउड ड्राइव में अपलोड करना, पेन ड्राइव में कॉपी करना, ये सब रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स से किसी फेमस आर्टिस्ट की पेड डिजिटल आर्ट वर्क है, आपने उसे इलीगली डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में और गूगल ड्राइव में सेव कर लिया, ये भी रिप्रोडक्शन के स्कोप में आ सकता है। क्लॉज बी, डिपिक्शन इन 3 डायमेंशंस ऑफ अ 2-डायमेंशनल वर्क। ये लाइन पहली बार पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, इसको बहुत इजी बनाते हैं। सबसे पहले समझते हैं 2D। 2D मतलब फ्लैट, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, स्केच या पोस्टर। 3D मतलब जिसमें हाइट, विड्थ और डेप्थ हो, लाइक अ स्टैचू, एन आइडल, मॉडल, स्कल्पचर। अब लॉ क्या कहता है? अगर किसी 2D आर्टिस्टिक वर्क को 3D फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो उसका राइट भी कॉपीराइट ओनर के पास होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी आर्टिस्ट ने एक पेपर पर लॉर्ड गणेश की यूनिक ड्राइंग बनाई। अब कोई दूसरा पर्सन उस ड्राइंग को देखकर एग्जैक्टली वैसा ही स्टैचू बना देता है, उसने 2D से 3D कन्वर्ट किया।
और इसके लिए कॉपीराइट ओनर के राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ क्लॉज सी, डिपिक्शन इन 2 डायमेंशन ऑफ अ 3 डायमेंशनल वर्क। ये हो गया इसका एकदम ऑपोजिट। यहाँ ओरिजिनल वर्क 3D है और उसको आपने 2D में कन्वर्ट कर दिया। बट वाई हैज़ द लॉ इंक्लूडेड दीज रूल्स? अब सोचो, अगर लॉ सिर्फ सेम टू सेम कॉपिंग को ही प्रोहिबिट करता तो लोग ईजिली फॉर्म चेंज करके कॉपी कर लेते, पेंटिंग को स्टैचू बना देते या स्टैचू को ड्राइंग बना देते और बोलते कि हमने तो कॉपी नहीं किया। इसलिए लॉ स्मार्ट है। लॉ कहता है फॉर्म चेंज कर देने से कॉपीराइट खत्म नहीं हो जाता। नेक्स्ट इज कॉपीराइट इन केस ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म। सिनेमाटोग्राफ फिल्म लाइक कोई भी मूविंग विजुअल रिकॉर्डिंग लाइक मूविंग वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, यूट्यूब वीडियोज एक्सेट्रा। सबसे पहला राइट टू मेक कॉपी ऑफ द फिल्म। मूवी या वीडियो की कॉपीज बनाना सिर्फ कॉपीराइट ओनर का राइट है। क्लॉज ए, फोटोग्राफ ऑफ एनी इमेज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फिल्म। ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है तो चलो इसको सिंपल करते हैं। मान लो एक मूवी चल रही है, उस मूवी के किसी पर्टिकुलर सीन का स्क्रीनशॉट या स्टिल इमेज निकाला गया। लॉ कहता है कि मूवी के इमेजेस भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एक प्रोडक्शन कंपनी ने मूवी रिलीज़ की। कोई पर्सन मूवी के फेमस सीन्स का स्क्रीनशॉट निकालकर अपनी कमर्शियल बुक या पोस्टर्स में यूज़ करने लगता है। ये भी कॉपीराइट का इशू क्रिएट कर सकता है। क्लॉज बी, स्टोरिंग इन एनी मीडियम। ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिजिटल स्टोरेज भी रिप्रोडक्शन माना जाता है। राइट टू सेल और गिव ऑन कमर्शियल रेंटल। मूवीज़ की कॉपी को सेल करना या कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पर देना, ये कॉपीराइट ओनर का एक्सक्लूसिव राइट है। टू कम्युनिकेट द फिल्म टू द पब्लिक को मूवी को पब्लिक तक पहुंचाना लाइक थिएटर में दिखाना, टीवी ब्रॉडकास्ट, OTT प्लेटफॉर्म, ये राइट्स ओनर के कंट्रोल में होते हैं। नाउ कॉपीराइट इन केस ऑफ अ साउंड रिकॉर्डिंग। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, दैट इज साउंड रिकॉर्डिंग लाइक सॉन्ग्स, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, म्यूजिक एल्बम्स एक्सेट्रा। फर्स्ट राइट टू मेक एनी अदर साउंड रिकॉर्डिंग। ओनर के पास राइट है कि साउंड रिकॉर्डिंग की कॉपीज या रिकॉर्डिंग्स बनाए, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक सिंगर का ओरिजिनल सॉन्ग है, कोई उस रिकॉर्डिंग को कॉपी करके अपनी रिकॉर्डिंग बनाकर रिलीज कर दे, ये कॉपीराइट का इशू हो सकता है। टू सेल और गिव ऑन कमर्शियल रेंटर। सॉन्ग्स या एल्बम की कॉपीज को कमर्शियली सेल या रेंट पर देना, ये ओनर का राइट है। टू कम्युनिकेट द साउंड रिकॉर्डिंग टू द पब्लिक को सुनाना लाइक FM रेडियो, स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक पे, ये राइट्स कॉपीराइट ओनर के कंट्रोल में होते हैं। नाउ a copy which has been sold once shall be deemed to be a copy already in circulation। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर ओरिजिनल कॉपी एक बार लीगली मार्केट में सेल हो चुकी है तो वो ऑलरेडी इन सर्कुलेशन मान ली जाती है। लेट्स से आपने कोई ओरिजिनल मूवी DVD लीगली परचेज करी, अब वो कॉपी मार्केट में ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुकी है तो लॉ उसको कॉपी ऑलरेडी इन सर्कुलेशन मानता है। देन वी हैव अ कमर्शियल रेंटल एक्सेप्शन। हर रेंटल कमर्शियल रेंटल नहीं होता। लॉ एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन देता है। अगर नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी या नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लॉफुली एक्वायर्ड कॉपी को स्टूडेंट्स को इशू करती है तो उसे कमर्शियल रेंटल नहीं माना जाएगा। मान लो एक गवर्नमेंट कॉलेज लाइब्रेरी ने ओरिजिनल एजुकेशनल DVD खरीदी। अब लाइब्रेरी स्टूडेंट्स को वो DVD इशू करती है, क्या ये कमर्शियल रेंटल है? नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही। बट हु इज़ अ नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी? नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो है जो गवर्नमेंट से ग्रांट्स रिसीव करती हो या इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन इंजॉय करती हो। बट वाई हैज़ लॉ गिवन दिस एक्सेप्शन? अब सोचो, अगर गवर्नमेंट लाइब्रेरीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी कमर्शियल रेंटल माना जाए तो स्टूडेंट्स को लर्निंग रिसोर्सेज मिलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लॉ ने ये स्पेशल एक्सेप्शन दिया है। लेट अस अंडरस्टैंड अ केस लॉ।
ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ पढ़ने वाले हैं जो सेक्शन 14 को प्रैक्टिकली समझने में बहुत हेल्प करेगा। इस केस का नाम पहली बार सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। क्वेश्चन ये था कि अगर किसी पर्सन के पास एक साउंड रिकॉर्डिंग का कॉपीराइट है तो क्या वो उस साउंड रिकॉर्डिंग को डायरेक्टली किसी मूवी यानी सिनेमाटोग्राफ फिल्म में यूज़ कर सकता है। चलो, लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। फैक्ट्स ऑफ द केस। मान लो एक ओरिजिनल सॉन्ग क्रिएट हुआ। उस सॉन्ग में एक्चुअली 3 अलग अलग क्रिएटिव वर्क्स होते हैं, लाइक लिरिक्स जो कि लिटरेरी वर्क होता है, म्यूज़िक कॉम्पोजिशन म्यूज़िकल वर्क होता है, और फाइनल रिकॉर्डेड सॉन्ग जो कि साउंड रिकॉर्डिंग होती है। अब मान लो किसी कंपनी ने उस रिकॉर्डेड सॉन्ग का कॉपीराइट लीगली एक्वायर कर लिया। अब उस कंपनी ने सोचा, हमारे पास साउंड रिकॉर्डिंग का कॉपीराइट है तो हम इस सॉन्ग को अपनी मूवी में यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था, क्या सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग का कॉपीराइट होना ही काफ़ी है? कोर्ट ने पूछा कि डज द ओनर ऑफ अ साउंड रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली गेट द राइट टू मेक अ सिनेमाटोग्राफ फिल्म? अब आप आंसर दो, आपको क्या लगता है? मोस्ट ऑफ यू विल से कि हाँ जी, कॉपीराइट तो उनके पास ही है, लेकिन कोर्ट ने कहा नो। अब समझते हैं कोर्ट का डिसीजन। कोर्ट ने कहा कि साउंड रिकॉर्डिंग का कॉपीराइट और लिटरेरी या म्यूज़िक वर्क का कॉपीराइट अलग अलग होते हैं। सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग का ओनर होने से आपको मूवी बनाने का राइट नहीं मिल जाता। बट क्यों? याद करो, हमने सेक्शन 14 सब सेक्शन ए में पढ़ा था कि लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क के ओनर को स्पेसिफिकली एक राइट दिया गया था टू मेक सिनेमाटोग्राफ फिल्म। ये राइट सेक्शन 14 सब सेक्शन ए क्लॉज 4 में दिया गया था। लेकिन जब हमने सेक्शन 14 सब सेक्शन ई पढ़ा था जो साउंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड था, उसमें क्या राइट्स थे? कॉपी बनाना, सेल करना, कमर्शियल रेंटल, पब्लिक को कम्युनिकेट करना। क्या उसमें कहीं लिखा था कि आप मूवी बना सकते हो? नहीं। और एग्जाम में इसी डिफरेंस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक लिरिसिस्ट ने लिरिक्स लिखे, एक कंपोज़र ने म्यूज़िक कंपोज किया और एक सिंगर ने गाना रिकॉर्ड किया। अब रिकॉर्डिंग कंपनी के पास उस रिकॉर्डेड सॉन्ग का कॉपीराइट आ गया। अब वो रिकॉर्डिंग कंपनी उस गाने को किसी बॉलीवुड मूवी में यूज़ करना चाहती है। क्या वो डायरेक्टली यूज़ कर सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। उससे पहले उन्हें ओरिजिनल लिरिक्स और म्यूज़िक के कॉपीराइट ओनर्स की परमिशन भी लेनी होगी। बट वाई डिड द कोर्ट से दिस? अब सोचो, अगर साउंड रिकॉर्डिंग का ओनर बिना परमिशन के मूवी बना सके तो ओरिजिनल लिरिसिस्ट और कंपोज़र के राइट्स का क्या होगा? उनकी क्रिएटिविटी का प्रोटेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लॉ उनके राइट्स को भी इक्वली प्रोटेक्ट करता है। यही कॉपीराइट लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव है, हर क्रिएटर को उसकी क्रिएटिविटी का लीगल प्रोटेक्शन देना। So, with this we come to the end of today's lecture. Today we completed one of the most important sections of the Copyright Act, that is Section 14, which explains the meaning of copyright. If you have understood it properly, almost half of the copyright chapter becomes very easy because every infringement and every copyright dispute is based on these rights. If you found this lecture helpful, don't forget to like this video, share it with your CS executive friends, and subscribe to my channel so that you don't miss any upcoming lectures of the complete ECIPL syllabus. If you have any doubts regarding today's topic, write them in the comments section below. And if you're looking for complete CS executive guidance, mentorship, or classes, simply drop a hi in the comments. In the next lecture, we'll continue with the next important provisions of the Copyright Act. Until then, keep studying, keep revising, and I'll see you in the next lecture.